तेज नजरें, सच्ची खबरें। नमस्कार। आज हमारे अम्बाला आइस के स्टूडियो में आए हैं जिनको अम्बाला में युवा नेता के साथ साथ युवा दबंग नेता कहा जाता है, क्योंकि नेता तो कहीं होते हैं लेकिन दबंग कोई कोई होता है। और इनके नाम के साथ दबंग क्यों लगा है, ये तो हम रूबरू होने के बीच में हमारी बातें होंगी। तो मैं अपने स्टूडियो में आने पर स्वागत करता हूँ जिला युवा भाजपा के अध्यक्ष भाई संजय लाकड़ा का, कि आज हमारे स्टूडियो में आए और हमसे रूबरू में। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी हमारे स्टूडियो में आने पर। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने अम्बाड़ा के अंदर आज इतना बड़ा मुकाम खड़ा किया है। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में आपका चैनल किस नाम से बनाया आपने चैनल? अम्बाला आइस। अम्बाला आइस के नाम से। तो अम्बाला आइस है कि अम्बाला की आप रक्षा करोगे और जो अम्बाला की आंखें बनकर इस अम्बाला की भी रक्षा करोगे, साथ साथ हरियाणा की भी रक्षा करोगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद संजय जी। संजय जी, जिस उम्र में बच्चे का स्कूल में पढ़ने का टाइम होता है, माँ बाप भी चाहते हैं बच्चा स्कूल में जा रहा है तो वो स्कूली किताबों की तरफ ध्यान दे, मास्टर जी जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान दें। लेकिन आपकी जीवन की शुरुआत स्टूडेंट लाइफ से नारेबाजी से शुरू हो गई और आपने शुरू से ही पहले यूथ में अलग अलग पदों पर रहे होंगे, तो आप बताएंगे हमारे दर्शकों को आप किस किस पदों पर रहे, कहाँ कहाँ आपने शिक्षा हासिल की। तो क्या इस बारे में माँ बाप को गुस्सा नहीं चढ़ता था कि उनका बेटा किताबों की बजाय ये नारेबाजी में ज़्यादा ध्यान देता है? हाँ, मुझे याद है जब मैं 96 के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आया तो पुलिस के साथ डेली मुठभेड़ रहती थी, कभी किसी चौक पर कभी किसी चौक पर। तो पिताजी ने बहुत कहा कि भी तू मेरे को मरवा देगा, मेरी सरकारी नौकरी है और मेरे को नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा और प्रदेश के अंदर हुड्डा की सरकार है। तो हमने कहा था पिताजी को भी पिताजी आप चिंता ना करो, वो टाइम आएगा, हुड्डा नीचे होगा हम ऊपर होंगे। आज वो टाइम है कि हुड्डा नीचे है हम ऊपर हैं। अच्छा संजय जी, अच्छी बात है कि आप यानी कि आप शुरू से ही, अगर आपने यूथ के बाद अगर किसी पार्टी में है तो आपने भाजपा ज्वाइन की, तो ऐसी क्या बात थी कि आपने पहले कांग्रेस रही और भी पार्टियां आई, लेकिन आपने बीजेपी की सरकार में ऐसी क्या बात देखी कि आप बीजेपी से आकर्षित होकर आप बीजेपी में शामिल हुए? ऐसा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरएसएस की एक ब्रांच है, शाखा है। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ के लेक्चरर ने एक बार मुझे कहा कि आप बम्बई जाके आओ। मैंने कहा जी बम्बई मैं क्या करूँगा, हम तो गरीब परिवार के लोग हैं, तो बम्बई जाकर क्या करेंगे। तो ए के पांडे जी थे हमारे अपने कॉलेज के लेक्चरर, तो उन्होंने कहा कि आप बम्बई जाके आओ। तो मैंने कहा सर हमारे पास तो पैसे नहीं है। उन्होंने मुझे 1000 रुपये मेरी जेब में डाल दिया, कहा बेटा जाके आओ। मैं कहा जी मेरे साथ मेरा दोस्त भी जाएगा, 1000 उनकी जेब में डाल दिया। हम चले गए वहाँ और हमने जाके जब बम्बई के अंदर अधिवेशन देखा, उसके अंदर अटल बिहारी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी, ऐसे बड़े बड़े नेता वहाँ थे, नाना पाटेकर जी। तो उनका संबोधन सुना तो हमने सोचा यार ये देश की बहुत बात करते हैं। अब जब हमने देश की बात करी तो पता नहीं कब जब ये वंदे मातरम भारत माता के नारे लगाते थे तो उस नारों के साथ हमारे जीवन की शुरुआत हुई। और जब वो भारत माता का नारा लगाते थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, तो उस एक एनर्जी पैदा होती थी। उस एनर्जी को लेकर हमने कहा यार ये लोग ठीक लोग हैं। उसी दिन से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ चुका था। और जब मेरी छात्र राजनीति की पूरी हुई, उसके बाद जब प्रदेश से मेरा सीधा नाम घोषणा की गई कि संजय लाकड़ा जी को प्रदेश वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया जाता है, तो डायरेक्ट राजनीति में भाजपा वालों ने मुझे पकड़ लिया। मुझे तो पता नहीं था भाई भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही बनूंगा नहीं बनूंगा, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन ऊपर से संगठन ने मेरे काम को देखते हुए मुझे कहा जी आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया जाता है। उसके बाद मुझे पंचकूला का प्रभारी लगाया। तो मुझे पता ही नहीं है। विद्यार्थी परिषद में तो मैं अनेकों पदों पर रहा, जिला संयोजक बना, जिला महामंत्री बना, जिला विभाग प्रचार विभाग संयोजक बना, प्रदेश में सह मंत्री बना, प्रदेश उपाध्यक्ष बना, मतलब अनेक पदों पर मैं वहाँ रहा हूँ। संजय जी, जैसे कि अब जब नारेबाजी करते थे, कहीं प्रदर्शन करते थे, कहीं धरने होते थे, तो आपको डर नहीं लगता था कि पुलिस सामने खड़ी और अभी थोड़ा ये डंडे बरसेंगे? तो ऐसा भी समय आया जब आप पर पुलिस के डंडे बरसे हों? नहीं, डंडे बहुत बरसे हैं जी। 2010 के अंदर
मुझे हुड्डा का घेराव याद है। तो 17 सितंबर 2010 को हुड्डा को हमने चैलेंज किया था कि हुड्डा तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, और हुड्डा की कब्र हमने 2014 में खोद दी, जो कि हम 2009 में लगे थे उसके पीछे, और 14 में आगे हमने हुड्डा की कब्र खोदी। लॉकडाउन के दौरान संजय जी एक बहुत बड़ा आपदा का समय चल रहा था और अभी भी चल रहा है, लेकिन अब लोग कहते हैं, देश कहता है, देशवासी कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा, लॉकडाउन के दौरान ऐसे ऐसे निर्णय लिए जिन निर्णयों से देश का बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन कांग्रेस अभी भी कहती है कि अगर ये जैसे वो राहुल गांधी जी के बारे में कहते हैं, राहुल जी ने बहुत पहले सलाह दे दी थी मोदी जी को कि भाई ये आने वाला है कोरोना, लेकिन मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया। तो कांग्रेस जो इस बात को कह रही है वो कहाँ तक आप सही समझते हैं? देखिए, जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी तो चांदी के चमचों में दूध पीकर बड़ा हुआ है, लेकिन जो और अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे नेता हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी चाय पिलाकर आज प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, लेकिन राहुल ने तो गरीबी कभी देखी नहीं है। वो देश की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी माता है, उनको नमस्कार बोलना नहीं आता, वो राम राम बोलना नहीं जानती, तो क्या जानेगी इस देश के बारे में? क्योंकि इटली से आई यहाँ, और राहुल को मंदबुद्धि वाले बच्चे को उन्होंने जन्म दे दिया। आज उसको ये नहीं पता है कि कोरोना के अंदर जो मोदी जी ने स्टेप उठाया है, उससे पूरे 130 करोड़ जान बच गई है। क्योंकि जो छोटे छोटे देश हैं उनमें देखो लाखों आदमी इफेक्ट हुए इस चीज़ से, लेकिन आज हरियाणा के अंदर या अपने देश के अंदर आज हरियाणा में 1100, 1200, 1500 मामले हैं, लेकिन अपना भारत के अंदर 5 लाख के आसपास मामले हैं। लेकिन कई अमेरिका जैसे जो संपन्न देश हैं, वहाँ तो कम से कम 3-3 लाख की तो मौत हो चुकी है, 2.5 लाख लोगों की। संजय जी, जैसे राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ने चाहे वो लोकसभा चुनाव लड़ा, चाहे विधानसभा चुनाव लड़ा, बड़े मुंह की खानी पड़ी, बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। तो अब दोबारा से सुना है उसी राहुल गांधी जी की फिर कांग्रेस ताजपोशी करने जा रही है, तो इसका भाजपा को नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? भाजपा को तो बहुत मजा आ रहा है जी उसके साथ खेलकर। हम तो कहें ये इसको परमानेंट अध्यक्ष घोषित कर दिया जाए राहुल गांधी को, क्योंकि हरियाणा के अंदर देख लो, कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। हमारा बूथ लेवल पर संगठन है, हम बूथ लेवल, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे पूरे जो पद हैं हमने लोगों को दिए हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के पास आज सिर्फ हरियाणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ शैलजा है, और कोई जिला अध्यक्ष नहीं है यहाँ, कोई मंडल अध्यक्ष नहीं है, कोई वार्ड पे अध्यक्ष नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है, कोई यूथ का कोई नाम और निशान नहीं है। लेकिन हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है बहुत मजबूत संगठन है। हमारा बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सब कुछ मजबूत है। संजय जी, हर कार्यकर्ता चाहता है उसकी पार्टी का नेता कोई ऐसा नेता हो कि जिसका नाम जिला स्तर पर हो, फिर उसके बाद स्टेट स्तर पर हो, और फिर देश स्तर पर हो। तो मेरा ख्याल हरियाणा की राजनीति में तो शायद कोई पहला ही नेता अनिल विज हैं जिन्होंने कि अपने नाम को प्रदेश स्तर तक ही सीमित नहीं रखा, मतलब पूरे देश के अंदर लोग उनको गब्बर सिंह के नाम से जानते हैं। तो आप मानते हैं कि अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री अनिल विज जी होते तो इस हरियाणा का कुछ नक्शा और ही होना था कि हरियाणा का नाम और भी ज़्यादा बुलंदियों तक जाना था, और जो पुलिस विभाग है, जिस पुलिस विभाग को कहते हैं काफ़ी समय से, मतलब जिसको भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, रिश्वतखोरी के आरोप लगते थे, वो एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाने थे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अनिल विज जी हमारे सशक्त नेता हैं, उनके नाम से ही पुलिस कांपती है, क्योंकि एक ईमानदार नेता की छवि ही यही है। ईमानदार आदमी तभी हो सकता है, दबंग आदमी तभी हो सकता है जब वो ईमानदार होगा। जो आदमी अंदर से करप्ट होगा वो दबंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको 100 बार अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि ये बात ठीक है या गलत है। आदरणीय विज साहब दबंग हैं तो ईमानदारी की वजह से दबंग है। अगर आज वो भी भ्रष्टाचार कर रहे होते तो शायद वो दबंगी ना कर पाते। तो ईमानदारी उनका सबसे बड़ा वसूल है। ईमानदार और प्रजा की सुनते हैं, प्रजा के बीच में रहते हैं। आज भी वहाँ नीचे बैठकर चाय पीते हैं, अपने घर से हरियाणा की सरकार चला रहे हैं। नहीं तो चाहते तो चंडीगढ़ के महलों में वो भी रह सकते थे, लेकिन उनके अंदर देश समाज का जज्बा था। इस समाज को मतलब उन्होंने उठाना है, गरीबों की सुनते हैं। एक बार की बात है, मैं उनके पास बैठा था, एक बुढ़िया रोती हुई आई, कह रहे विज साहब मैं मर जाऊंगी, ये हो जाएगा। कह माता बहुत बोलो क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि ये फलाना अधिकारी और ये काम नहीं कर रहा है। कह रहा अपनी एप्लीकेशन मेरे को दे दे, आज से ये दर्द तेरा नहीं ये मेरा दर्द है। वो एप्लीकेशन ली और उस पर तुरंत कार्रवाई करवाई। तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। अगर अनिल विज जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रदेश का अवश्य ही और निखार होगा।
संजय जी, चुनाव होता है, विधानसभा एक होती है, एक ही व्यक्ति को टिकट मिलता है और ये जो एक अच्छा कार्य करता है वो तो यही सोचता है कि टिकट चाहे किसी मिले, मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, पार्टी को सपोर्ट करूँगा। लेकिन अब देखने में जैसे अभी पिछले चुनाव हुए हैं, आप भी टिकट के दावेदार रहे हैं, लेकिन कुछ जो दावेदार थे टिकट के, उन्होंने भाजपा के जो उम्मीदवार यहाँ से खड़े हुए थे उन्हें दिल से साथ नहीं दिया। तो आप मानते हैं अगर वो दिल से साथ देते तो अम्बाला से विधायक असीम गोयल और भी अच्छी वोटों से जीत सकते थे? ऐसा नहीं है, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम किया सभी ने, और सभी ने साथ दिया है। अब ये तो पार्टी के नेतृत्व को पता है किन लोगों ने साथ दिया किन लोगों ने नहीं दिया है। लेकिन मैं अपनी कहना चाहूँगा, जिस दिन भी असीम गोयल को, विधायक जी को पहले दिन टिकट मिल गई थी, उसी दिन से मैं मैदान में कूद गया था। मैंने पहले ही कहा था कि टिकट जिस मर्जी को मिले, लेकिन हमने उस कैंडिडेट को जिताना है। और आज असीम गोयल जी यहाँ से विधायक हैं तो ये इसी की बदौलत है कि संगठन ने उनका साथ दिया। अकेले तो असीम गोयल भी नहीं लड़ सकते हैं। चलते चलते ये कहना चाहेंगे संजय जी, चलिए आपके दिल में कसक रह गई, इस बार टिकट नहीं मिली, लेकिन आपने ये बात सही है, हमने भी देखा कि जिस दिन से असीम गोयल की टिकट पक्की थी आप उसी दिन से मैदान में आ गए थे। तो माना जा सकता है अगली बार भी आपका जो दावा इस बार था और थोड़ी कसक रह थी, वो अगली बार वो दावा और भी मजबूत होगा और आप और मजबूती से कहेंगे कि मुझे कम से कम टिकट दी जाए क्योंकि मैंने पार्टी संगठन के लिए वर्षों से काम किया है। ये माना जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम देखो सत्ता क्या चीज़ है। सत्ता सिर्फ इसलिए हासिल की जाती है कि उसमें बैठकर हम लोगों के काम करवा सकें, क्योंकि जब हमारे पास सत्ता आएगी तो हम लोगों के काम करा सकते हैं। विपक्ष में तो हमने विपक्ष भी देखा है, सत्ता भी देख ली हमने, तो इसीलिए हम काम इसलिए करते हैं कि हमें समाज की सेवा करनी है, और पार्टी जो भी ड्यूटी लगाएगी उसमें हम खरे उतरेंगे, कहीं भी लगाए पार्टी। बार बार ये बात उठा रहे हैं विपक्ष, कह रहे हैं कि गठबंधन की जो सरकार बनी है ये 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। चलते चलते थोड़ा दर्शकों को बताएंगे कि पूरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी पूरा कार्यकाल? देखो, हमारा जो 5 साल की सरकार है बहुत आराम से गुजरेगी, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गठबंधन हमारा बहुत मजबूत है। पहले भी हमने इनेलो के साथ, और अभी ये जेजेपी बनी है तो वो इनेलो का ही पार्ट है, क्योंकि एक परिवार के 2 टुकड़े हुए हैं। तो अब जजपा के साथ हमारा गठबंधन है, तो हम 5 साल तक अच्छी सरकार चलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद लागदा जी आपका स्टूडियो में आने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे अगली बार पार्टी आपको टिकट दे और एक सशक्त नेता के रूप में आप दोबारा से मंच पर आए। धन्यवाद।